ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ वो कुछ नोटिस कर रही हो। अचानक घर के पास पहुंचते ही छलावा रुका और उसके साथ ही ध्रुव और बाकी सभी रुक गए, क्योंकि आगे बहुत सारे गांव वाले एक साथ कहीं जा रहे थे और उनके साथ जा रही थी अनन्या। और ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले अनन्या को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। ये सब देख विकी और ध्रुव तुरंत आगे जाने लगे, तो छलावा ने दोनों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, कहीं बात ज्यादा बिगड़ गई तो। अनन्या को देखते हुए ध्रुव ने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है, ये लोग उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं और हम यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं। बहुत हुआ, मैं ये नहीं देख सकता, एक अकेली लड़की को इतने सारे गांव वाले कहाँ ले जा रहे हैं। ध्रुव ने जैसे ही देखा गांव वाले अनन्या को लिए जा रहे हैं, उसने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है, ये लोग उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं और हम यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं। बहुत हुआ, मैं ये नहीं देख सकता, एक अकेली लड़की को इतने सारे गांव वाले कहाँ ले जा रहे हैं। छलावा ने ध्रुव को शांत करते हुए कहा, इस तरह से गुस्से में तमतमाने से काम नहीं चलेगा, शांत रहो और चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात है। छलावा की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन तारा समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव किस बात पर इतना गुस्सा हो रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए उसने भीड़ की तरफ देखते हुए पूछा, ये आप लोग इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्या हो गया, सब ठीक तो है। ध्रुव ने अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो लड़की को लेकर जा रहे हैं ये लोग, वो हमारी दोस्त है अनन्या। तारा ने जब ये सुना कि वो लड़की इन लोगों की दोस्त है, तो उसने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये आप लोगों की दोस्त है, लेकिन ये लोग इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं। विकी जो कब से खामोश था, उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग अपनी ये गैसिंग का गेम खेलना बंद करो और चलो चलकर देखते हैं। विकी की बात बिल्कुल ठीक थी, इस तरह अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए ध्रुव ने जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इधर गांव वाले अनन्या को लेकर पंचायत भवन के पास जमा हो गए थे। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। अनन्या ने दिलीप काका से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। दिलीप काका ने अनन्या को घूरते हुए कहा, हैरानी की बात है बच्ची कि तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारे वो दोस्त जो पुजारी जी को लाने का दावा करके गए थे, वो तो तुम्हें छोड़कर भाग गए, क्योंकि अब तक आए नहीं, तो अब जाहिर सी बात है उनके हिस्से की सजा भी तुम्हें ही मिलेगी, इसलिए हम तुम्हें लेकर आए हैं। दिलीप काका की बात सुनकर अनन्या ने हैरानी से कहा, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं अंकल, आपको किसने कहा कि मेरे दोस्त भाग गए हैं, वो पुजारी जी को छुड़ाने गए हैं और उन्हें लेकर आते ही होंगे। लेकिन अनन्या की बात खत्म होते के साथ ही वहां सुमेर की जीप आकर खड़ी हुई और उसमें से सुमेर के साथ साथ पुजारी जी भी उतरे। पुजारी जी को सुमेर के साथ देखकर अनन्या, जुल्मी और सजनी के साथ साथ बाकी सब हैरान रह गए। दिलीप काका की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पुजारी जी को देखकर वो जल्दी से आगे बढ़े और पुजारी जी से गले मिलते हुए बोले, आप ठीक तो हैं? आप छूट गए, मुझे बड़ी खुशी है आपको यहाँ देखकर, लेकिन आप आए कैसे? क्या वाकई में वो लड़के आपको छुड़ा कर लाए हैं? पुजारी जी को वहां देखकर अनन्या चारों तरफ देखने लगी। वो ध्रुव, विकी और छलावा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अपने दोस्त कहीं नहीं दिखे। पुजारी जी ने इनकार में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, वो कल के आए लड़के मुझे क्या छुड़ा पाएंगे, वो शहरी लोग तो बस मुसीबत खड़ी करना जानते हैं। मुझे सुमेर बाबू पुलिस थाने से लेकर आए हैं, उन लड़कों का तो कोई अता पता भी नहीं है, मुझे तो लगता है दुम दबाकर भाग गए। पुजारी जी की बात सुनकर अनन्या की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने मन में कहा, अगर ध्रुव और विकी वहां नहीं पहुंचे तो वे लोग गए कहां? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वे पुलिस स्टेशन नहीं गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हो। अनन्या को अब अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी और वो अभी भी अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि दिलीप काका ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, देखा लड़की, मैंने कहा था ना तुम्हारे वो दोस्त भाग गए, और अफसोस कि वो तुम्हें भी धोखा देकर गए हैं। अगर उन्हें तुम्हें धोखा नहीं देना होता तो तुम्हें अपने साथ लेकर गए होते। वो तो तुम्हें यहाँ गारंटी के तौर पर छोड़ गए ताकि हम लोग उनके पीछे ना जाएं, और खुद वो दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अनन्या ने दिलीप काका की बात सुनकर गुस्से में कहा, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ छोड़कर भाग सकते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे तो जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे, और वैसे भी वे लोग अकेले नहीं गए हैं। आपके बीच के दो लोग, महादेव और छलावा, उनके साथ हैं। तो मेरे दोस्तों पर ना सही, लेकिन क्या आप लोगों को अपने लोगों पर भी यकीन नहीं है? उसके बाद अनन्या ने सुमेर की तरफ देखते हुए कहा, सुमेर प्लीज, आप ध्रुव और बाकी सबको ढूंढने के लिए किसी को भेज दीजिए। मुझे यकीन है वो लोग जरूर मिल जाएंगे।
अनन्या की ये बात सुनकर सुमेर ने अनन्या को गौर से देखते हुए पूछा, मिस अनन्या, गलतफहमी आपको है कि वे लोग लौट कर आएंगे? मैंने अभी देखा महादेव अकेले गाड़ी लेकर हवेली की तरफ गया है। अब बताओ वो अकेला क्यों था? अनन्या के पास सुमेर की इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन दिलीप काका ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू, अब इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसके दोस्त भाग गए हैं, वरना अब तक आ चुके होते, और अब इसे सजा मिलेगी। ये मैं नहीं, पूरे पाली गांव के लोग चाहते हैं। इन लोगों की वजह से ही बिंदिया की मौत हुई है और मेरे घर पर निशान मिला है। उसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए, और मैंने सोच लिया है इसकी क्या सजा है। वो चिन्ह मेरे घर पर मिला है, तो ये लड़की अब मेरे घर रहेगी, और अमावस्या वाले दिन मेरे घर की तरफ से हम उसे बंजारन को सौंप देंगे, और यही होगा न्याय। दिलीप काका की बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर खौफ साफ दिखने लगा था। दिलीप काका की बात सुनते हुए जुल्मी ने हैरानी से कहा, ये कैसा न्याय हुआ? ये तो अन्याय है। छोटे मालिक, ये लोग कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन सुमेर के कुछ भी कहने से पहले दिलीप काका और बाकी गांव वाले एक साथ कहने लगे, हमें न्याय चाहिए मालिक। अगर आज हमें न्याय नहीं मिला तो इससे गांव वालों के मन में बहुत रोष भर जाएगा। सुमेर ने अनन्या की तरफ देखा, जो बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी। सुमेर ने गांव वालों पर एक नजर डालते हुए अनन्या से कहा, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? तुम्हारी कोई मदद चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे दोस्त नहीं भागे हुए होते तो। सुमेर की इस बात पर इससे पहले अनन्या कोई जवाब देती ध्रुव की आवाज आई, हम कहीं नहीं भागे हैं, हम यहाँ हैं। और ध्रुव की आवाज आने पर सबकी नजर उस तरफ चली गई, और सबने देखा वहां ध्रुव, विकी और छलावा एक लड़की के साथ खड़े थे। उस लड़की पर नजर पड़ते ही सुमेर और पुजारी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और चौंकते हुए बोले, तारा? तारा यहाँ, वो भी इन लोगों के साथ? तारा चुपचाप सुमेर और पुजारी जी की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि वे दोनों तारा को यहाँ देखकर बहुत हैरान हुए होंगे, क्योंकि जब उन्होंने तारा से पाली आने के लिए कहा था तब उसने साफ इनकार कर दिया था। अनन्या ने जैसे ही ध्रुव को देखा, वो जल्दी से ध्रुव के पास भागकर आई और उसका हाथ थामती हुई बोली, कहाँ थे तुम लोग? तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है ये गांव वाले कैसी कैसी बातें कर रहे थे? और पुजारी जी, तुम तो पुजारी जी को छुड़ाने गए थे ना? तो पुजारी जी को सुमेर कैसे लेकर आए हैं? कहाँ थे तुम लोग? और ये लड़की कौन है? ध्रुव ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ अनन्या, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कितने सारे सवाल चल रहे होंगे, और तुम्हारे ही नहीं, इन सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं इस सब के सवालों का जवाब दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ध्रुव के इतना बोलने पर दिलीप काका ने तंज करते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, तुम्हें वक्त चाहिए होगा ताकि अपने मन में कोई कहानी गढ़ सको। दिलीप काका की बात सुनकर पुजारी जी ने भी ध्रुव को घूरते हुए कहा, इन लोगों को आता ही क्या है कहानी गढ़ने और बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा? वो तो भला हो सुमेर बाबू का, अगर वो नहीं होते तो इस लड़के ने तो मुझे फंसाने का पूरा इंतजाम ही कर दिया था, और अब नाटक कर रहा है मुझे छुड़ाने का। पुजारी जी की बातों से साफ झलक रहा था कि वो ध्रुव से कितने नाराज हैं। दिलीप काका और पुजारी जी की इस बात पर छलावा आगे बढ़कर दिलीप काका को समझाते हुए बोला, काका आप गलत समझ रहे हैं। ध्रुव ने पूरी कोशिश की थी पुजारी जी को निकालने की, बल्कि मैं खुद उनके साथ था। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हमें उस इंसान को लाना पड़ेगा जिसके पास पुजारी जी उस दिन उपाय लेने गए थे, और उन्हीं सब खोजबीन में हमें देर हो गई। और जब हम वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे तारा जी के साथ, तब तक पुजारी जी वहां से छूट चुके थे। लेकिन यकीन मानिए, ध्रुव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन सब में। ध्रुव अब तक चुपचाप खड़ा था। सुमेर ने ध्रुव को सिर से पैर तक देखते हुए कहा, तुम क्यों खामोश खड़े हो? तो क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना? सुमेर की बात सुनकर ध्रुव ने एक नजर गांव वालों पर डाली और बोला, देखिए, जहां तक मुझे लगता है जरूरी ये था कि पुजारी जी बाहर आ जाएं, और पुजारी जी बाहर आ गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है। अगर सुमेर आप नहीं चाहते तो पुजारी जी को मैं ही लेकर आता। लेकिन हाँ, मैं भी खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं भी किसी ऐसे इंसान को लेकर आया हूँ जिसकी इस वक्त आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी पुजारी जी को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद ध्रुव ने तारा की तरफ देखते हुए कहा, पुजारी जी और सुमेर, आप दोनों इन्हें तो जानते ही हैं। सुमेर और पुजारी जी की नजर वापस तारा पर पड़ी और सुमेर ने कहा, तुम इनसे कैसे मिले? ध्रुव ने सुमेर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं इनसे कैसे मिला ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ, और इनकी अभी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्रुव की इस बात पर सुमेर ने तंज करते हुए कहा, तुम्हें लगता है तारा के पीछे छिपने से बच जाओगे? एक बात समझ लो,
तुमने अपना वादा नहीं निभाया है। ध्रुव को सुमेर की बातों से अजीब लगा। उसने साफ साफ पूछा, सुमेर, तुमने हमसे पहले जानबूझकर पुजारी जी को छुड़ाया है ना? ध्रुव के करीब आकर सुमेर ने धीरे से कहा, कह सकते हो, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा, सोचो। सुमेर की यह बात सुन ध्रुव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सुमेर पर विश्वास करे या नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सुमेर ने कहा, ये सारी बात छोड़ो, ये बताओ तुम तारा को लेकर यहाँ क्यों आए हो? उसे कैसे मनाया पाली आने के लिए? सुमेर की इस तरह की बात को सुनकर ध्रुव ने सुमेर को घूरते हुए कहा, अच्छा, तो क्या आप लोगों को तारा की जरूरत नहीं है? तो फिर क्यों गए थे आप लोग तारा के पास मदद की उम्मीद लेकर? मैंने कैसे मनाया तो इसका जवाब यह है कि कुछ तो बात मुझ में होगी, तभी तो वो मेरी बात मान गई है। ध्रुव की इस बात पर सुमेर कुछ नहीं बोल पाया। वो बस ध्रुव को घूरता रहा। ध्रुव ने गांव वालों को देखते हुए कहा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वही इंसान है जिन्होंने पुजारी जी को उस बंजारन को रोकने के लिए उपाय बताया था, और अभी एक यही है जो आप लोगों के उस बंजारन से सामना करने की हिम्मत रखती है। क्यों पुजारी जी, मैं गलत कह रहा हूँ? ध्रुव की सारी बातें सच थी और पुजारी जी इस बात को चाहकर भी झुठला नहीं सकते थे। इसलिए पुजारी जी ने ध्रुव की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तारा के पास गए और तारा को देखते हुए बोले, बिटिया, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मना किया था कि तुम यहाँ नहीं आओगी। तारा ने पुजारी जी और सुमेर को देखते हुए कहा, पुजारी जी, मैं इन लोगों के साथ आपके लिए आई थी और आपके लिए पुलिस स्टेशन गई थी, और उसके बाद रास्ते में इन लोगों ने मुझसे विनती की कि मैं पाली चलूं, क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है और मैं मना नहीं कर पाई। और साथ ही साथ मैं ये भी देखने आई थी कि कहीं आपको मेरी मदद की जरूरत ना हो। लेकिन तारा, आपको उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि यहाँ आपकी जरूरत है जब हम आपको लाने गए थे, जबकि आप तो हमारे पिताजी को भी जानती हैं? सुमेर ने नाराजगी भरे शब्दों में पूछा, जिसका जवाब तारा के पास नहीं था। लेकिन तभी ध्रुव ने सुमेर की बातों का जवाब दिया और बोला, सुमेर, अब ये जरूरी नहीं है कि तारा किसके साथ यहाँ आई है। अभी ये जरूरी है कि गांव वालों की मदद कैसे की जाए। ध्रुव की बात पर दिलीप काका ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो भाइयों, ये शहरी हमारी मदद की बात कर रहा है। अरे लड़के, तुमने जितनी मदद करनी थी वो कर दी, अब बारी है तुम्हारी मदद का इंसाफ करने की। दिलीप काका की बात पर विकी ने जल्दी से कहा, देखिए, आप लोग अपनी बात से पलट रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि जब तक पुजारी जी नहीं छूटते हम तब तक नजरबंद रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जा सकेंगे। अब आपके पुजारी जी जब छूट गए हैं तो अब आप हमें किस बात की सजा देना चाहते हैं? और अब जबकि पुजारी जी लौट आए हैं तो आपके वादे के मुताबिक मैं और मेरे दोस्त गांव से जा सकते हैं और आप में से कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। विकी की बात पर दिलीप काका ने गुस्से में जोर से कहा, लो सुन लो इन लोगों की बात। तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हो? वो अगली अमावस्या को मेरे और मेरे परिवार के साथ मौत का खेल खेलेगी, और जिनकी वजह से ये सब हो रहा है वो लोग मजे से गांव से निकल जाएं। ये तो मैं नहीं होने दूंगा। जब मरना ही है तो इन्हें मार के मरूंगा। दिलीप काका की बात सुनकर सब शांत हो गए। ध्रुव और उसके दोस्त शॉक्ड रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दिलीप काका ऐसी बात कर सकते हैं। पुजारी जी ने दिलीप काका के कंधे पर हाथ रखते हुए ध्रुव से कहा, देख रहे हो, ये डर है मौत का, जिसके सामने हम सब कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव ने तारा की तरफ देखा जो बहुत शांत खड़ी थी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गांव वालों के बीच गहमा गहमी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ध्रुव ने तारा की तरफ देखा और तारा ने इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा, और तारा की तरफ से तसल्ली मिलने पर ध्रुव ने दिलीप काका के लहजे में ही कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है ये सब मेरी वजह से है तो ये सब मेरी वजह से ठीक भी होगा। मैं दिलीप काका और आप सभी का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली अमावस्या पर दिलीप काका या उनके परिवार या गांव में से किसी की भी मौत नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और इसके पीछे की पूरी सच्चाई मैं आपके सामने लाऊंगा, ये मेरा वादा है। ध्रुव की बात सुनकर विक्की ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और अपने बगल में खड़े छलावा से कहा, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। पैर पर कुल्हाड़ी तो सब मारते हैं, लेकिन ध्रुव उल्टा करता है। एक बार फिर इसने अपने बड़बोलेपन के चक्कर में हम सबको यहाँ फंसा दिया। वहीं अनन्या चुपचाप खड़ी मन ही मन मुस्कुराती हुई ध्रुव को देख रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।